हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीडीपी के पेपर सेकंड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूं। तो ये जो पेपर है ये 2018 वाला पेपर है। मैं क्रम से करवा रही हूँ, जिस क्रम में पेपर हुए हैं उसी क्रम से मैं सॉल्व भी करवा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर फर्स्ट के सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ जनवरी 2024 वाले पेपर तक। एक पेपर और बचा हुआ है जो अभी 7 जुलाई को हुआ था, उसको भी मैं जल्द ही सॉल्व करवा दूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। यानी केंद्रीय भाग से परिधियों तक का जो विकास है वह क्या दर्शाता है, ये पूछा गया है। पहला विकल्प है विकर्णीय विकास के सिद्धांतों को, दूसरा है विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, तीसरा है मध्य वाय विकास के सिद्धांतों को, और चौथा है सोपानीय विकास के सिद्धांतों को। तो शरीर के केंद्र भाग से परिधियों तक का जो विकास है वह दर्शाता है मध्य वाय विकास के सिद्धांतों को। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्योंकि मानव शरीर में जो गामक विकास है यह एक निश्चित अनुक्रम का अनुसरण करता है, तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां पहला विकल्प है प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, दूसरा है प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, तीसरा है प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, और चौथा विकल्प है प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो सबसे पहले आपको सामाजिकरण जानना आवश्यक है। तो सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति एक बातचीत के एक तंत्र के माध्यम से समाज का सदस्य बन जाता है, और यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से वयस्कता तक जीवन भर जारी रहती है। ये तो हो गया सामाजिकरण। अब इसमें पूछा गया है कि स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि विद्यालय में प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का ही है, उन्हीं के अनुसार पाठ्यक्रम होता है, उन्हीं के अनुसार स्कूल की व्यवस्था बनाई जाती है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिखा है जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। पहला विकल्प है समूह की पहचान का, दूसरा है समूह आज्ञाकारिता का, तीसरा है समूह निर्देश अनुपालन का, और चौथा विकल्प है समूह की अनुरूपता का। तो प्रश्न में क्या लिखा है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह ही पोशाक धारण करते हैं, यानी कि आप उन्हीं की तरह कपड़े पहनने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं। किसका प्रदर्शन कर रहे हैं? समूह की अनुरूपता का। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अब अनुरूपता क्या है? तो अनुरूपता एक प्रकार का सामाजिक प्रभाव है जो व्यवहार, दृष्टिकोण और मान्यताओं में परिवर्तन के अधिनियम को संदर्भित करता है, ताकि समूह मानक के साथ योग्य हो या सामाजिक रूप से स्वीकार्य हो। तो अब आप समझ गए कि अनुरूपता क्या है, और चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त हो जाती है। पहला विकल्प है संवेदीगामक, दूसरा है पूर्व परिचालन, तीसरा है मूर्त परिचालन, और चौथा है औपचारिक परिचालन। तो किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त हो जाती है। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, और मैंने आपको कई बार बताया है। इसमें वस्तु स्थायित्व की अवधारणा पूछी गई है, तो वह
प्राप्त होती है संवेदी गामक अवस्था में? पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और ये चारों अवस्थाएं लिखी हुई हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना फिल करना है यहाँ पर के संदर्भ में बनाई जाती है। पहला है विशेष शिक्षा कार्यक्रम, दूसरा है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, तीसरा है मुक्त विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम और चौथा है ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। तो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बनाई जाती है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम क्या है? शिक्षा कार्यक्रम योजना। तो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, जिसे आमतौर पर IEP के रूप में जाना जाता है, एक लिखित कथन है जो बच्चों के अनुभव और जरूरतों को प्रधानता देने के लिए बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य से योजनाबद्ध है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है फिल करना है इसमें भी, महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। पहला विकल्प है 12 से 18, दूसरा है 18 से 24, तीसरा है 24 से 30 और चौथा है 30 से 36। तो इसमें पूछा गया है कि कितने महीनों के बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। तो 18 से 24 महीनों की आयु के बीच के बच्चे। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई। पहला विकल्प है गैल्टन के द्वारा, दूसरा है बिने के द्वारा, तीसरा है स्टर्न के द्वारा और चौथा है टर्मन के द्वारा। तो बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई स्टर्न के द्वारा। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अब ये जो 3 विकल्प और लिखे हुए हैं, इनके बारे में भी आपको जानना आवश्यक है। हो सकता है अब की बार प्रश्न इन लोगों से पूछ लिया जाए, तो चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। गैल्टन ने क्या किया है? तो फ्रांसिस गैल्टन इनका पूरा नाम है। ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्हें मानव बुद्धि और सांख्यिकी अवधारणाओं पर अपने शोध के लिए जाना जाता है। तो इनके बारे में आपको ये याद रखना है। अल्फ्रेड बिने, बिने का पूरा नाम है अल्फ्रेड बिने, और ये एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्हें प्रथम बुद्धि परीक्षण और मानसिक युग की अवधारणा को विकसित करने के लिए जाना जाता है। अब यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया, तो अल्फ्रेड बिने ने। टर्मन, इनके बारे में आपको क्या याद रखना है? इनका पूरा नाम है लुइस टर्मन। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्हें बिने साइमन परीक्षण को स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण में संशोधित करने के लिए जाना जाता है। तो साथ में आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है सृजनात्मकता को फिल करना है कि अवधारणा से संबंधित माना जाता है। पहला विकल्प है द्रव बौद्धिकता, दूसरा है रवादार बौद्धिकता, तीसरा है अभिसृत सोच और चौथा है विविध सोच। तो सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। विविध सोच, इसे ही अपसारी चिंतन कह सकते हैं, इसे ही व्यापक चिंतन कह सकते हैं। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। इसमें फिल करना है यहाँ पर। पहला विकल्प है ध्वनि संबंधी, दूसरा है व्याकरणिक, तीसरा है वाक्यात्मक और चौथा है विभक्ति विषयक। तो किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। पहला विकल्प है संस्कृति प्रभावित, दूसरा है भाषा निर्धारित, तीसरा है संज्ञानात्मक पक्ष और चौथा है सामाजिक भाषाई उद्यत।
तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भाषा निर्धारित। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं भाषा निर्धारित। तो भाषा निर्धारण क्या है ये भी जान लीजिए। तो भाषा निर्धारण एक ऐसी धारणा का निर्माण करता है कि भाषा का मानवीय मानसिकता और उसके अंतर सांस्कृतिक संबंध बनाने की क्षमता को दर्शाती है और सीमित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है वह उपयोग करता है। पहला विकल्प है अंतर्दृष्टि का, दूसरा है कलन विधि का, तीसरा है मानसिक दृढ़ता का और चौथा है अनुमानी विधि का। तो अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है तो वह उपयोग कर रहा है अनुमानी विधि का। अनुमानी विधि का चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसे ही स्वतः शोध भी कह सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, अनुमानी विधि की जगह पर अगर स्वतः शोध लिखा हो तो वो भी सही होगा और ये भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है वह उपयोग करती है। पहला विकल्प है कम करने की विधि, दूसरा है द्वितीयक विस्तारण विधि का, तीसरा है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का और चौथा है क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। तो दिव्या क्या करती है, छोटे छोटे हिस्सों में कार्यों को विभाजित कर लेती है और आसान बना लेती है तो वह उपयोग करती है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है यह कथन बताता है कि। पहला विकल्प है लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, दूसरा लैंगिकता एक आनुवांशिक प्रतिभा है, तीसरा है लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है और चौथा है लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। तो लिखा है कि पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। तो यह कथन बता रहा है कि जो लैंगिकता है एक सामाजिक अवतरण है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां के कुछ उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं ये पूछा गया है। पहला है परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, दूसरा है कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, तीसरा है आलेख पत्र में अकादमिक प्रगति को दर्शाने और चौथा है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। तो ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां किसके उदाहरण हैं? अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। पहला विकल्प है अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, दूसरा है शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, तीसरा है कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में और चौथा है शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। तो अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। पहला विकल्प है सामाजिक संतुलन, दूसरा है समता एवं समान व्यवहार, तीसरा है सामाजिक अस्तित्व वैश्वीकरण और चौथा है विश्व बंधुता। तो समावेशी शिक्षा जो है समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। तभी तो इसमें समान रूप से शिक्षित करने पर जोर दिया गया है। सभी को समान रूप से समान अवसर मिलने चाहिए,
सभी को एक ही छत के नीचे, चाहे बच्चा दिव्यांग हो, चाहे किसी अधिगम अक्षमता से ग्रसित हो, लेकिन उसे सभी के समान एक ही छत के नीचे शिक्षित करना है, एक ही विद्यालय में। तो यही तो समावेशी शिक्षा है। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया। पहला विकल्प है 1992, दूसरा है 1995, तीसरा है 1999 और चौथा है 2016। तो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम वर्ष 2016 में लागू किया गया। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, लिखा है व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, पहला विकल्प है व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें। दूसरा है विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। तीसरा है विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों। और चौथा है बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हों। तो व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय हों जहां शिक्षक जो हैं विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। क्योंकि बच्चे जो हैं व्यक्तिगत विविधताओं वाले हैं, तो वहां शिक्षक जो हैं विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करें तो बच्चे अच्छी तरह से सीख पाएंगे। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। उम्र पूछी गई है कि कितने उम्र के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। पहला विकल्प है 6 से 18 वर्ष, दूसरा है 3 से 18 वर्ष, तीसरा है 6 से 14 वर्ष और चौथा है 6 वर्ष से 22 वर्ष तक। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों के लिए जो 6 से 18 वर्ष तक के हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और सामान्य बच्चों की उम्र कितनी है? 6 से 14 वर्ष। तो आपको दोनों याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। दिव्यांग बच्चों की उम्र 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को, और जो सामान्य बच्चे हैं वह 6 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य से है। पहला विकल्प है सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, दूसरा है शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता, तीसरा है शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण और चौथा है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। तो विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। पहला विकल्प है केंद्रीकरण, दूसरा है संज्ञान बोध, तीसरा है संज्ञान और चौथा है समायोजन। तो स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि संज्ञान बोध में अंतर्निहित है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अब संज्ञान बोध क्या है? इसे ही अभिज्ञान और कहते हैं। तो संज्ञान बोध से तात्पर्य किसी व्यक्ति की अपनी अनुभूति और ज्ञान के प्रति जागरूकता से है। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं,
जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है। पहला विकल्प है प्रतिक्रियावादी सोच, दूसरा है सृजनात्मक सोच, तीसरा विकल्प है अमूर्त सोच और चौथा है मूर्त सोच। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, मूर्त चिंतन या मूर्त सोच। अगला प्रश्न है अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है। पहला विकल्प है विभेदी अनुदेशन, दूसरा है चयनित अनुदेशन, तीसरा है सटीक शिक्षण और चौथा है त्रुटिहीन। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना विभेदी अनुदेशन कहलाता है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के फिल करना है चरण का पूर्ववर्ती है। पहला विकल्प है अधिग्रहण, दूसरा है अभिप्रेरण, तीसरा है आत्मनिर्भरता और चौथा है सामान्यीकरण। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, सामान्यीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव फिल करना है होते हैं। पहला विकल्प है अन्योन्याश्रित, दूसरा है स्वतंत्र, तीसरा है अंतर संबंधित और चौथा है एकीकृत। तो रॉबर्ट जनजोग एक अमेरिकी सामाजिक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने क्या बताया है कि संज्ञान और भाव स्वतंत्र हैं। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र। अगला प्रश्न है पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की विधि का प्रयोग कर रहा है। पहला विकल्प है अनुकरण, दूसरा है अवलोकन, तीसरा है संशोधन और चौथा है प्रतिरूपण। तो पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, तो वह प्रयोग कर रहा है प्रतिरूपण विधि का। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, अवधारणाओं का प्रदर्शन किया जाता है और छात्र अवलोकन के माध्यम से सीखते हैं। अगला प्रश्न है मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। पहला विकल्प है चौकस, दूसरा है सतर्क, तीसरा है निवर्तमान और चौथा है निरंकुश। तो इरविंग जेनिस और लियोन मैन एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने निर्णय लेने का एक प्रारूप प्रस्तावित किया था, जिसमें वे इस बात का समर्थन करते हैं कि बच्चों की उपर्युक्त विशेषताएं उनके सतर्क व्यवहार को दर्शाती हैं। तो अब आप समझ गए कौन सा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है, सतर्क। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। पहला विकल्प है सृजनात्मक, दूसरा है सौंदर्यबोध, तीसरा है अमूर्त और चौथा है तार्किक। तो समस्या सुधारक बच्चा है और तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। तार्किक चिंतन क्या होता है, तो तार्किक चिंतन एक निष्कर्ष निकालने के लिए स्थिति का विश्लेषण करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है। पहला विकल्प है ड्रिल और अभ्यास कार्य, दूसरा है उपभोक्ता प्रकार का कार्य, तीसरा है निर्माणात्मक प्रकार का कार्य और चौथा है समस्यात्मक प्रकार का कार्य।
तो जिस कार्य को करते हुए बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, तो वह होता है उपभोक्ता प्रकार का कार्य। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, लिखा है बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और यहाँ फिल करना है संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। पहला विकल्प है गतिबोधक, दूसरा है कर्णकोटर, तीसरा है प्रत्यक्षीकरण और चौथा है अवलोकन। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गतिबोधक। तो ये दिसंबर 2018 वाला पेपर था, मैं क्रम से करवा रही हूँ, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और कृपया वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।